आज हम कोशिश करेंगे कि एसक्यूएल के जॉइंस रह गए मेजर पोर्शन हमारा कंस्ट्रेंट्स देख रहे थे कल हम एसक्यूएल के कंस्ट्रेंट्स को थोड़ा सा देखेंगे, फिर एसक्यूएल जॉइंस के ऊपर बात करेंगे, फिर हम पीएचपी एचटीएमएल और माई एसक्यूएल तीनों को कंबाइन कैसे करना है उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, उससे पहले एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या किसी ने प्रोजेक्ट्स किए हैं इन 2 महीनों के दरमियान में, तो हमें ना उनके स्क्रीनशॉट्स चाहिए। ठीक है, अब उनके स्क्रीनशॉट्स किस तरह होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। पिछले बैच से मैंने क्लिक किए थे। अच्छा, यहाँ पे भी आ रहे होंगे स्क्रीनशॉट्स। बल्कि यहाँ से देख लेते हैं। अच्छा, ये इसने मेरे ख्याल में ऑर्डर नहीं किया। जिस तरह से ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये अगर आप अर्निंग्स के ऊपर जाएंगे या अपने ऑर्डर्स के ऊपर जाएंगे तो ये इस तरह की आपको स्क्रीन नजर आएगी जहाँ पे ऑर्डर नंबर लिखा होता है और कितने डॉलर में आपने ऑर्डर कंप्लीट किया वो लिखा हुआ होता है। ठीक है, फ्रीलांसर में भी इसी तरह आ जाता है, अपवर्क की भी अर्निंग डिटेल्स आ जाती हैं। तो अगर आपने कोई ऑर्डर वगैरह कंप्लीट किया तो ये स्क्रीनशॉट आप मुझे स्लैक पे सेंड करते हैं। अच्छा, अब ये स्क्रीनशॉट से आपको क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, हमें तो ये फ़ायदा होगा कि हमने अब अपना प्रोग्राम जो चलाना है वो यही चलाना होता है कि कितनी सक्सेस रेट है हमारा। ठीक है, तो हमारे यूजुअली थर्ड मंथ के अराउंड अर्निंग लोग शुरू कर ही देते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्किल्स लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए होते हैं और वो कुछ ना कुछ सेल कर ही रहे होते हैं। तो हमने तो अपनी प्रोग्रेस दिखानी है। दूसरा, आपका ये फायदा होता है कि पीआईटीबी के पास आपका जो नाम है वो रिकॉर्ड पे आता है कि ये बंदा फ्रीलांसिंग कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर आप पीआईटीबी के असल में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह से एक प्लान 9 था, एक प्लान 10 था। ठीक है, और एक इनका फ्रीलांसर्स के लिए एक प्रोग्राम था जिसमें वो ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करते थे फ्रीलांसर्स को फ्री की 3 महीने के लिए। ठीक है, उसमें वो अपनी कह लें कि नेटवर्किंग वगैरह वो कर सकते थे और दूसरे तरह लोगों के से मिल सकते थे। और अगर आगे कोई इवेंट वगैरह होता है तो आपको उसमें इनवाइट वगैरह भी कर सकते हैं। तो इसलिए और स्पेशली अब ये जो प्रोग्राम आ गया है नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें ये ट्रेनर्स भी ढूंढ रहे हैं फ्रीलांसिंग के लिए। तो अगर आपका रिकॉर्ड होगा पीएटीबी के पास कि आप अर्निंग कर रहे हैं तो उसमें वो आपको अप्रोच करेंगे और प्रेफर करेंगे आपको एज ए ट्रेनर हायर करने के लिए। ठीक है, तो अगर कोई भी अर्निंग कर रहा है तो अपनी स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे जनरल के थ्रेड में सेंड कर देंगे, जनरल में नहीं तो प्राइवेट में सेंड कर दें, उसको फिर हम देख लेंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, मैं लेक्चर खोल लूँ। कल हम बात कर रहे थे स्केल कंस्ट्रेंट्स के ऊपर। मैंने आपको ये हमने दो चीज़ों पे बात करी थी, स्केल नॉट नल पे। अब ये हमने देखा था कि क्रिएट टेबल जब हम करते हैं तो इस तरह से क्रिएट टेबल करते हैं, पहले कॉलम का नाम, फिर कॉलम की टाइप कि कौन सा डेटा टाइप उसने स्टोर करना है। ठीक है, जिस तरह वार चार है ये वेरिएबल कैरेक्टर स्टोर करेगा, लेंथ C255 हो सकती है मैक्सिमम, और अगर ये इंटीजर है तो ये इंटीजर कैरेक्टर्स को स्टोर करेगा। अच्छा, फिर हमने देखा था कि एंड के ऊपर मैं कोई ना कोई कंस्ट्रेंट लगा सकता हूँ। कंस्ट्रेंट हमने बात की थी कि कंस्ट्रेंट एक ऐसा रूल होता है जो हम बना देते हैं कि जब भी डाटा एंटर हो इसके अंदर तो ये वाला कंस्ट्रेंट जो है वो चेक करें। अब कंस्ट्रेंट हमने देखा था कि कई तरह के होते हैं, एक नॉट नल होता है, यूनिक होता है।
नॉट नल का मतलब कि उस वैल्यू के अंदर नल वैल्यू नहीं डाल सकते हम। यूनिक का मतलब है कि उस वैल्यू के अंदर खाली यूनिक वैल्यू ही आ सकती है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं। ठीक है, आज हम प्राइमरी की और फॉरेन की देख लेते हैं। ये मैंने आपको दिया हुआ है ड्रॉप करने के लिए। ड्रॉप इंडेक्स, ड्रॉप कंस्ट्रेंट्स या ड्रॉप इंडेक्स का यूज करते हैं हम। मैं एक मिनट, जो आपको मैंने फाइल दी थी वो मैं खोल लूँ, वहां से हम एग्जांपल्स देख के। अब देखें, अब ये एक कंस्ट्रेंट है, हमने मल्टीपल जगह पे लगाया हुआ है। ये मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ, आप भी कर लीजिएगा प्रैक्टिस। अभी हमने यूनिक कंस्ट्रेंट और मल्टीपल देखना है हमारी डेटाबेस की तरह। ऑनलाइन ये डेटाबेस थी हमारी, इसमें हम ट्रिपल ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप टेबल डिलीट कर देता है टेबल को। ठीक है, अब हम नया टेबल बनाते हैं इसी के अंदर ही। ठीक है, और ये इसमें क्यों डिलीट, अच्छा नजर आ रहा है आपको? स्क्रीन शेयर है ना? तो यहाँ पे देखें पीआईडी नॉट नल ये हमारा एक कंस्ट्रेंट है, लास्ट नेम नॉट नल एक कंस्ट्रेंट है, और एक कंस्ट्रेंट हमने अब ये देखें यहाँ पे हमने दो जगह पे कंस्ट्रेंट डालना था। वैसे हम क्या कर रहे थे, कंस्ट्रेंट यूनिक, और फिर मैं उसको नाम दे देता था कि पीआईडी पे डालना है या लास्ट नेम पे डालना है। ठीक है, अब मैंने मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर ये यूनिक का कंस्ट्रेंट लगा लिया। मल्टीपल कॉलम कॉलम पे कैसे लगाया, कंस्ट्रेंट यूसी पर्सन आईडी। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट का नाम है, एलियस है। ठीक है, और फिर मैंने यूनिक का कीवर्ड लिखा है, और फिर मैंने जो जो कॉलम जिस जिस पे भी मैंने ये लगाना था वो मैंने कॉलम्स लिस्ट कर दी। ठीक है, तो अब दो कॉलम्स के ऊपर मेरा यूनिक का कह लें कि कीवर्ड यूनिक का जो है कंस्ट्रेंट वो लग जाएगा। ठीक है, ये वैसे डिजाइनर में भी शायद नजर आ जाए आप लोगों को। अच्छा, अब ये देखें, ये हमने दो पे यूनिक का कीवर्ड रखा था, एक पीआईडी पे और एक लास्ट नेम के ऊपर। ठीक है, तो अब ये दो यूनिक नजर आ रहे हैं मुझे। अच्छा, अगर मैंने ड्रॉप करना है किसी टेबल के ऊपर से कंस्ट्रेंट, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आल्टर टेबल का कीवर्ड यूज, आल्टर टेबल का कमांड यूज करते हैं। अब आल्टर टेबल हमने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन आल्टर की कमांड हमने देखी थी कि आल्टर की कमांड कमांड यूज करते हैं हम जब हमने टेबल के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी है। ठीक है, तो अगर मैं ये ड्रॉप इंडेक्स करूंगा तो इससे क्या होगा, इससे जो मेरी यूनिक की मैंने बनाई थी कंस्ट्रेंट, तो वो ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, यूनिक का कंस्ट्रेंट लगाया था ना मैंने पीआईडी पे और लास्ट नेम के ऊपर, तो वो ड्रॉप हो जाएगा। अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो ये देखें कि वो पीआईडी और उसके ऊपर जो मैंने कीवर्ड लगाया था वो ड्रॉप हो गया होगा। ठीक है, यहाँ से देखें, अगर हम किधर चला गया, ये यहाँ पे देखें वो जो की बनी हुई थी यूनिक की वो ड्रॉप हो गई है। ठीक है, अब ये खाली ये बता रहा है कि ये इंटीजर है और ये वारचार है। ठीक है, ये डिजाइनर व्यू में काफी, अगर आप यूज करें तो ये भी काफी अच्छा है, इसमें मल्टीपल टेबल्स वगैरह भी बना सकते हैं, रिलेशंस भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं प्राइमरी की तरफ। ठीक है, प्राइमरी की सेट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, प्राइमरी की होती क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने कल भी आपको थोड़ी सी बताई थी कि प्राइमरी की होती क्या है। तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड एंड डेटाबेस। तो प्राइमरी की हम रखते किस लिए, क्योंकि वो उस रिकॉर्ड की, उस की मदद से हम एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। इसका क्या मतलब है कि प्राइमरी की यूनिक होती है। ठीक है, प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज।
ए प्राइमरी की कॉलम कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज, ठीक है। तो दो कंस्ट्रेंट कॉम्बिनेशन में लग जाते हैं कि प्राइमरी की यूनिक भी होती है और प्राइमरी की के अंदर नल वैल्यूज नॉट नल भी होती है। ईच टेबल शुड हैव ए प्राइमरी की एंड ईच टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि ईच टेबल शुड हैव ए प्राइमरी की, हर टेबल की प्राइमरी की होती है क्योंकि हम उसके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। एंड ईच टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, क्या हर टेबल की खाली एक प्राइमरी की होनी चाहिए, ठीक है। मल्टीपल प्राइमरी कीज नहीं होती एक टेबल की। द फॉलोइंग एसक्यूएल क्रिएट्स प्राइमरी की ऑन पीआईडी। अच्छा, मल्टीपल नहीं हो सकती लेकिन कॉम्बिनेशन दो कीज का, दो कॉलम्स का कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं। द फॉलोइंग एसक्यूएल क्रिएट्स प्राइमरी की ऑन पीआईडी कॉलम व्हेन द परसेंट टेबल इज क्रिएटेड। अच्छा, प्राइमरी की भी उसी तरह से बनाते हैं जिस तरह से हम कह लें कि यूनिक का हमने कंस्ट्रेंट बनाया था, ठीक है। तो ये इस तरह से हम प्राइमरी की बनाते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, बाय डिफॉल्ट भी उसने वैसे प्राइमरी की इसको बनाया होगा। अभी मैं इसको ड्रॉप करता हूँ टेबल को और यहाँ पे मैं प्राइमरी की बनाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें वही डेफिनेशन है सारी, वही मैंने टेबल क्रिएट टेबल की कह लें कि क्यूरी लिखी है, लेकिन एंड के ऊपर बस मैंने क्या कर दिया कि मैंने उसको प्राइमरी की स्पेसिफाई कर दिया कि प्राइमरी की किसको दे, वो पी आई डी पी अंडरस्कोर आई डी को ये प्राइमरी की दे, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ क्यूरी को, तो ये टेबल बना देगा और उसमें यहाँ पे देखें ये इसके ऊपर उसने की डाल दी कि ये प्राइमरी की है, ठीक है। इस की को देखने के लिए क्या इंडेक्स लगा हुआ है, खैर ये प्राइमरी की हमने डाली थी तो हमें पता है कि ये इंडेक्स जो है ये प्राइमरी की का ही बना हुआ है, ठीक है। तो अब प्राइमरी की हमने देख लिया था कि होती किस लिए, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। अच्छा, अब ये तो प्राइमरी की थी, अब फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की होती है दो टेबल्स के दरमियान किसी एक टेबल की प्राइमरी की को मैं दूसरे टेबल के अंदर एज ए फॉरेन की यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ए फॉरेन की इन वन टेबल पॉइंट्स टू ए प्राइमरी की इन अनदर टेबल, ठीक है। तो अगर मैं एक और टेबल बनाऊं तो यहाँ पे है फॉरेन की है हमारे पास एग्जांपल, ये है जिस तरह से क्रिएट टेबल्स ऑर्डर। अब ऑर्डर्स के टेबल में यूजुअली क्या होगा कि ऑर्डर यूजुअली किसी एक बंदे ने ऑर्डर किया हुआ होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसक्यूएल में ये वाली क्यूरी, तो यहाँ पे देखें एक ऑर्डर आईडी है, वो इंटीजर है नॉट नल, ठीक है। ऑर्डर नंबर है, वेरिएबल कैरेक्टर 255 नॉट नल। और फिर ये तीसरी चीज क्या आ गई है, ये पीआईडी। अगर आपको याद हो पीआईडी हमारे पास कहाँ पे पड़ी हुई है, पीआईडी हमारे पास पर्सन का जो टेबल है उसमें पीआईडी, उसमें जो ये वाली चीज थी इसको अभी हमने फॉरेन की बनाया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब प्राइमरी की मैंने ओआईडी को प्राइमरी की बना दिया, ठीक है। ये तो इस टेबल के लिए जरूरी है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने पीआईडी को फॉरेन की बना दिया, ठीक है। लेकिन खाली फॉरेन की ऐसे ही नहीं बन जाती, मुझे उसका रेफरेंस देना पड़ता है कि ये पीआईडी जो है, अब हमने बात की थी जो फॉरेन की होती है वो किसी ना किसी टेबल की प्राइमरी की होती है, तो हम उसको रेफरेंस देते हैं कि पर्सन्स की जो पीआईडी है, पर्सन्स के अंदर हो सकता है कि किसी और के अंदर भी, जिस तरह ऑर्डर्स ने पीआईडी बनाया बना, हो सकता है एक कोई लिस्ट हो, कोई कस्टमर्स की लिस्ट हो, उसमें भी पीआईडी पड़ी हुई हो, ठीक है। या सप्लायर के पास भी लिस्ट हो, ऑर्डर डिटेल्स में का एक टेबल हो जहाँ पे पीआईडी पड़ी हुई हो, ठीक है। तो उस टेबल को नहीं पॉइंट करना इसने, इसने अपनी प्राइमरी की को पॉइंट करना है कि कहाँ पे पड़ी हुई है। तो हम क्या करेंगे, फॉरेन की पीआईडी, ये तो बड़ा सिंपल है कि फॉरेन की मैंने बता दी कि पीआईडी यहाँ पे पॉइंट करना है, लेकिन उसका रेफरेंस भी देना है कि ये पर्सन्स के टेबल की पीआईडी है जिसको जिसको मैं यहाँ पे रेफरेंस दे रहा हूँ। अच्छा, अब उससे होगा क्या कि इसके अंदर सिर्फ वही वाली वैल्यूज आएंगी जो हमारे पास पीआईडी की वैल्यूज पड़ी हुई है, ठीक हो गया। अच्छा, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। आप इसके ऑपरेशंस को देखते हैं। अब देखें यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने ये रेफरेंस की लाइन बना दी है कि ये
जो ऑर्डर्स का टेबल है, ये अब मैंने अभी बनाया ना ऑर्डर्स का टेबल, ऑर्डर आईडी इसकी प्राइमरी की है और ये जो पीआईडी है ये इसकी फॉरेन की है। ठीक है, अब फॉरेन की का कैसे पता चल रहा है, ये देखें ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिंक हुई है। ठीक है, मतलब ये की, ये पीआईडी जो फॉरेन की है वो इस टेबल की प्राइमरी की है, पर्सन टेबल की। ठीक है, और ये लिंक से हमें पता चल रहा है कि ये फॉरेन की। ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा अब हम ना जॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं पहले। We learned writing a query within a query. How many queries can be executed using this same method? For example, select from table where select from at the point can we add more queries. यार ये वैसे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया कि कितनी क्यूरीज ऐड हो सकती हैं। काफी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्यूरीज मैंने वैसे लिखी थी आज से 3-4 साल पहले। ज्यादा एक प्रोजेक्ट आया था जिसमें क्यूरीज एक्सटेंसिव लिखनी पड़ रही थी। अब तो वैसे कह लें कि एपीआई बनाते हैं तो क्यूरीज तकरीबन खुद ही लिखी जाती है, उनको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन एक एक काम होता है कि आपका जितनी ज्यादा क्यूरीज लगते हैं ना उतना ज्यादा ये डेटाबेस फिर टाइम लेता है। ठीक है, तो आपने भी क्यूरीज कुछ क्यूरी की ऑप्टिमाइजेशन भी होती है एक चीज कि आप कितने कह लें कि कितनी एफिशिएंट क्यूरी लिखते हैं। ठीक है, तो ज्यादा क्यूरी लिखेंगे तो वो टाइम कह लें डेटाबेस का ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा जो कह लें स्लो होती है ना आपकी एप्लीकेशन, वो वहां पे होती है जहां से उसने डेटाबेस से डाटा को फेच करना होता है। तो क्यूरी के अंदर क्यूरी अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा क्यूरी के अंदर क्यूरी लिखेंगे उससे वो कंप्यूटेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी और उससे स्पीड स्लो हो जाएगी डेटाबेस की। तो उसको भी हमने अवॉइड करना है। अब वैसे जो आपका सवाल है उसका जवाब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कितनी कितनी देर देर तक हम जा सकते हैं। Primary key is something that can be read. How to check primary key of a column? वैसे यहाँ पे ना जिस तरह से ये डिजाइनर मोड है, अच्छा ये तो इतना अच्छा नहीं है वैसे। एक है एसक्यूएल बेंच प्रेस आता है, वर्क बेंच आता है, सॉरी एसक्यूएल वर्क बेंच। ये फ्री का सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर ना ये आपको कह लेंगे पूरी डिटेल इसमें डाटा बनाना है, आपने डेटाबेस को व्यू करना है, डेटाबेस को आपने कह लें कि स्टोर करना है। ठीक है, तो ये काफ़ी एक्सटेंसिव सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब इसमें विजुअल डेटाबेस, अभी तो हमारे पास ये सिंपल सी स्क्रीन आ रही है ना विजुअल डेटाबेस डिज़ाइन की, इसमें मुझे खाली ये पता चल रहा है कि इसके ऊपर कोई इंडेक्स है। ये यूनिक का इंडेक्स भी हो सकता है, नॉट नल का भी हो सकता है, प्राइमरी की का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो ये एसक्यूएल वर्क बेंच है इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कह लें कि फैसिलिटीज़ होती हैं, या काफ़ी ज़्यादा आपको क्या लें अच्छा सा जीयूआई बना हुआ होता है जिससे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपने ज़्यादा एसक्यूएल की काम करनी है, बड़ी डेटाबेस बनानी है, तो इसको देख लें, एसक्यूएल वर्क बेंच। ठीक है, ये फ्री का सॉफ्टवेयर है, मेरे ख्याल में फ्री था पहले तो। हाँ, लाइसेंसिंग नहीं लिखी हुई तो ये फ्री है। अच्छा नहीं, ये फ्री नहीं है, पहले तो फ्री था। चलिए इसका क्रैक भी मिल जाएगा, इतना ज़्यादा ज़रूरी माई एसक्यूएल असल में सन सिस्टम में खरीद ली है। चलिए इसको देख लीजिएगा, और भी शायद आपको कोई फ्री वाला भी मिल जाए। सर टेबल में डाटा एंटर करने का एक दफ़ा रिपीट करते हैं जो हमने अब बनाया है। हाँ, टेबल में अगर डाटा एंटर करना है, अच्छा उसके लिए ना आपने एसक्यूएल की क्यूरी लिखनी होती है। ठीक है, वैसे अगर आप इसमें अगर कौन से टेबल में, ऑर्डर पर्सन के टेबल में अगर डाटा एंटर करना है, ठीक है, तो यहाँ पे इधर से एसक्यूएल में चले जाएं, या ये इंसर्ट का कॉलम है, इंसर्ट से भी वो आपसे जीयूआई से इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं 1 2 3, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी। ठीक है, या फिर आप एसक्यूएल में जाएं और वहाँ पे
ये इंसर्ट इनटू की क्यूरी बनी बनाई क्यूरी पड़ी होती है, उसको आप लिखें और यहाँ पे वैल्यूज को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज लिखूँ 1, लास्ट में कुछ लिख लेते हैं हम, रिफ्रेश, अब इसको मैं गो करूंगा तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये लिखा हुआ 1 रो इंसर्टेड। ठीक है, अब मैं पर्सन के टेबल पे जाऊंगा तो यहाँ पे देखें आप, ये एक रो जो है नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये प्राइमरी की होगी, फॉरेन की होगी। ठीक है, अब हम अ, देखते हैं एसक्यूएल जॉइंस को। ठीक है, हाँ एक हमारा काम रह गया था ये एसक्यूएल फंक्शंस के अंदर ग्रुप बाय का फंक्शन। ग्रुप बाय का फंक्शन हमने तब देखना था जब हम एसक्यूएल जॉइन का फंक्शन देखें। अब हम एसक्यूएल जॉइंस को देखते हैं। अच्छा अभी हमने वैसे पहली दफा बनाए हैं दो टेबल्स। ठीक है, एक ऑर्डर्स का टेबल है और एक हमारा पर्सन्स का टेबल है। तो कई दफा अभी जो हमने सिलेक्ट की क्यूरी पढ़ी थी ना, उसमें हम यूजुअली क्या कर रहे थे, एक ही टेबल से डाटा ले रहे थे। लेकिन जो हमारी एप्लीकेशन होती है उसमें यूजुअली हमें कई दफा मल्टीपल टेबल से डाटा लेना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ऑर्डर का टेबल है, मैंने देखना है कि ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट बंदा है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो मुझे ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट बंदे के नाम को मैच करना है, तो मुझे ऑर्डर आईडी और पर्सन ये दोनों टेबल से रिकॉर्ड लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर आईडी किधर पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, और पर्सन का नाम कहाँ पे पड़ा हुआ है, पर्सन का नाम पर्सन के टेबल में पड़ा हुआ है। तो इस जगह पे आके ना हमें दो टेबल को ज्वाइन करके फिर उससे रिजल्ट लेना पड़ता है। ठीक है, अब टेबल जो है वो इस तरह से ज्वाइन सीधी सीधी तरह से होते नहीं है। ठीक है, थोड़ी से उसमें बिल्कुल थोड़ी सी कह लें कि समझने वाली बात है, वो हम देख लेते हैं कि वो किस तरह से ज्वाइन होते हैं टेबल। अच्छा, ज्वाइंस की भी फिर टाइप होती हैं, क्योंकि देखें दोनों हर टेबल का स्ट्रक्चर अपनी तरीके का। ठीक है, हर टेबल की अपनी प्राइमरी की है। अब उस प्राइमरी की के अगेंस्ट वो टेबल मैच होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल से ही दिखा दूं, फॉर एग्जांपल ये हमारा कस्टमर का टेबल है। ठीक है, टेबल ज्वाइन करने का मतलब क्या होगा कि मैं ये वाला जो टेबल है ये यहीं पर रहने दूं और इसके सामने इसी के जिस तरह से ये वैल्यूज है ना, मैं एक और टेबल यहाँ पे साथ में बना दूं। फॉर एग्जांपल मैं ऑर्डर्स का टेबल जो है वो साथ में बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कस्टमर आईडी, इस प्राइमरी की फायदा क्या होता है ये भी आपको भी नजर आ जाएगा। ये कस्टमर आईडी है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसकी वजह से ये सारा जो है ये यूनिकली मैं हर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, और इसकी वजह से सारे टेबल की इंटीग्रिटी है कि रिकॉर्ड नंबर 5 जो है वो रिकॉर्ड नंबर 5 यूनिक ही है। ठीक है, बाकी सारी बेशक चीजें चेंज हो लेकिन सेम प्राइमरी की सेम नहीं हो सकती। सॉरी, बाकी सारी चीजें बेशक सेम हो लेकिन प्राइमरी की सेम नहीं हो सकती। प्राइमरी की हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करके देती है रिकॉर्ड। अच्छा, फर्ज करें कि मैंने इस टेबल के आगे दूसरा टेबल डालना है। फॉर एग्जांपल हम ऑर्डर्स का टेबल डाल लेते हैं। ऑर्डर्स में है पीआईडी कस्टमर आईडी, हाँ ये देखें ये कस्टमर आईडी आ गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे चलें फॉर एग्जांपल ये वाला रिकॉर्ड में 90 के आगे लिख देता हूँ। ये 90 लिखा हुआ है ना, 90 के आगे मैंने यही वाला रिकॉर्ड लिख दिया। लेकिन अब देखें कि 90 में हो सकता है कोई और अच्छा इसको मैं ऑर्डर बाय कर देता हूँ। ऐसे ही तो नहीं ना मैं इसको जोड़ सकता, मुझे कुछ लिखना पड़ेगा कि 1 कस्टमर के सामने 1 का ही ऑर्डर आए। ठीक है, फिर ही तो टेबल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, चले 1 ने तो कोई ऑर्डर ही नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ पे देखें 2 ने ऑर्डर किया हुआ, 2 के सामने आगे 1038 ऑर्डर डेट वगैरह सारा कुछ उसी तरह से जुड़ जाएगा। ठीक है, उसी कॉलम वही जो रो है ना, उसी के आगे मैं ये वाली सारी डिटेल डाल दूंगा। 3 के आगे भी मैं ये वाली सारी डिटेल डाल दूंगा। अच्छा, 4 के आगे भी मैंने ये वाली सारी डिटेल डाल दी। लेकिन अब देखें क्या हुआ, 4 की तो मल्टीपल एंट्रीज है, 4 ने 2 दफा ऑर्डर किया हुआ है। अब मैं ये वाला कॉलम किधर डालूंगा, चलें ये वाला तो पूरा रिकॉर्ड मैंने उसके सामने डाल लिया। जो ये नेक्स्ट लाइन वाला रिकॉर्ड है ये तो मैं उसके सामने ऐसे नहीं डाल सकता, क्योंकि
वहां पे तो ये प्राइमरी की है, यहाँ पे तो ये कह लें फॉरेन की है और ये रिपीट हो सकती है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, तो इसी सिचुएशन के ऊपर ना डिफरेंट जॉइंट्स के हमारे पास फॉर्म्स होती हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। अच्छा जी, एसक्यूएल जॉइंट्स। एसक्यूएल जॉइंट्स आर यूज्ड टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स। ठीक है, जैसे मैंने अभी बात की कि दो टेबल हों अगर हमारे पास, तो उनकी दोनों रोज को मिलाएं तो हमारा एक जॉइन बन जाता है। ठीक है, एन एसक्यूएल जॉइन clause is used to combine rows from two or more tables based on common field between them। ठीक है, तो ज्वाइन अब कैसे क्रिएट करते हैं, ज्वाइन हम क्रिएट करते हैं यूजिंग ए कॉमन फील्ड बिटवीन देम। ठीक है, अब कॉमन फील्ड हमने अभी डिस्कस की है, एक एक होती है फॉरेन की। ठीक है, अगर हमारे पास फॉरेन की हो तभी हम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जिस तरह से कस्टमर आईडी थी वो कस्टमर के टेबल में भी थी, और जो कस्टमर आईडी थी वो ऑर्डर्स के टेबल में भी थी, और हमने रिलेशन बनाया था कस्टमर आईडी का ऑर्डर्स के टेबल के साथ यूजिंग फॉरेन की। ठीक है, तो उसी के बेस के ऊपर मैं टेबल को भी ज्वाइन कर सकता हूँ। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ज्वाइन इज एसक्यूएल इनर ज्वाइन। ठीक है, एसक्यूएल इनर ज्वाइन, ये सिंपल ज्वाइन या इसको लेफ्ट ज्वाइन भी कहते हैं, ये सबसे कॉमन ज्वाइन है। एन एसक्यूएल इनर ज्वाइन, सॉरी लेफ्ट ज्वाइन नहीं कहते इसको, an SQL inner join returns all rows from multiple tables where the join condition is met। अच्छा, ये हम पहले क्यूरी चला लेते हैं, फिर आपको समझ आएगी कि इनर ज्वाइन से मतलब क्या होता है। ठीक है, ये डायग्राम हमने समझनी है, पहले हम क्यूरी चला लें। अच्छा, मैंने अभी आपको ये वाला टेबल दिया है। अच्छा, इस क्यूरी को हम चलाते हैं। ठीक है, अब ये देखें ये क्यूरी कहती क्या है। अच्छा, अभी इस क्यूरी को सिंपल कर लेते हैं। अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टार। ठीक है, मैंने कहा सिलेक्ट ऑल कॉलम, सारे कॉलम्स आ जाए। ठीक है, फ्रॉम ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के टेबल में से इनर ज्वाइन कस्टमर्स, कि वो ऑर्डर्स के टेबल ज्वाइन करे कस्टमर्स के टेबल के साथ। अब कहाँ पे ज्वाइन करना है ये हमने बताना होता है, कॉमन फील्ड बिटवीन देम। ठीक है, अब वो कॉमन फील्ड कौन सी है, ऑन ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी या कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ एसक्यूएल को, तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे क्या हुआ है कि ऑर्डर्स की सारी आ गई, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स इनर जॉइन कस्टमर्स, मतलब अब ऑर्डर्स की सारी फील्ड्स आ गई और कस्टमर्स की सारी फील्ड्स आ गई। ठीक है, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, ये सारी किसकी आ रही है, ऑर्डर्स की। फिर कस्टमर नेम, कॉन्टेक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री, ये किसकी आ रही है, ये आ रही है हमारे पास किसकी आ रही है, कस्टमर की। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक और काम करता हूँ, इसको मैं ऑर्डर बाय आईडी कर, ठीक है, तो अब ये कस्टमर आईडी से अरेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, पहले कस्टमर का टेबल क्या था, कस्टमर के टेबल में वही वाली वैल्यूज आ रही थी। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखें, अब हमने ज्वाइन किस पे किया है, जिसकी प्राइमरी की थी। ठीक है, अब ये देखें, अब ये इस टेबल की यूनिकनेस क्या है कि ऑर्डर आईडी प्राइमरी की है, ऑर्डर आईडी रिपीट नहीं हो रही, लेकिन कस्टमर आईडी रिपीट हो रही है। तो इसको मैं इस टेबल का, इस रिजल्ट सेट का कह लें कि की नहीं बना सकता था प्राइमरी, तो इसलिए हमने ज्वाइन, इनर ज्वाइन क्या कर रहा है, इनर ज्वाइन वो सारे रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है जो मैच हो रहे हैं। ठीक है, अब अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखें, इस बात एक दफा समझ है, असल में मेरे पास ना आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी नहीं आते, मुझे समझ भी नहीं आती आपको समझ आई है या नहीं है। अब देखिए इनर ज्वाइन करता है क्या, ये टेबल 1 का कह लें, टेबल 1 के रिकॉर्ड है और ये टेबल 2 के रिकॉर्ड है। तो इनर ज्वाइन क्या रिटर्न करेगा, जितने टेबल 1 के रिकॉर्ड और टेबल 2 के रिकॉर्ड आपस में कनेक्टेड है ना थ्रू फॉरेन की, उनको वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है टेबल 1 में कोई ऐसा पार्ट हो जो टेबल 2 के साथ कनेक्टेड ना हो। ठीक है, इसका मतलब जो उसकी वैल्यू होगी वो नल होगी,
PID की वैल्यू नल हो, अगर ऑर्डर आईडी हो और टेबल और कह लें कि उसके अगेंस्ट कोई PID नहीं है, तो वो इधर वाइट एरिया में आएगा। और उसी के अगेंस्ट देखें कोई PID है जिसने ऑर्डर नहीं किया हुआ, तो वो इस जगह पे आएगा। ठीक है, तो इनर जॉइन क्या करता है कि जो दो चीजें मैच हुई हुई हैं उनको वो रिटर्न कर देता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कस्टमर आईडी कहाँ से शुरू हो रही है, 2 से। कस्टमर 1 ने हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए वो जो रिजल्ट सेट आया हमारे पास उसमें कस्टमर नंबर 1 आया ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप, कस्टमर नंबर 91 89 ने काफी कस्टमर ने मल्टीपल ऑर्डर किए हैं, लेकिन काफी कस्टमर ने ऑर्डर किए ही नहीं हुए। तो जो कस्टमर ने जिस कस्टमर ने ऑर्डर नहीं किया उसका कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी वगैरह आए ही नहीं। खाली उन्हीं का आया जिन कस्टमर ने ऑर्डर किया हुआ। इसका मतलब क्या है कि जिस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट कस्टमर आईडी थी खाली वही रिजल्ट शो हुआ। और ये होता है हमारा इनर जॉइन, जिसमें खाली रिजल्ट मैच हुए हुए होते हैं। ठीक है, होपफुली ये वाली बात समझ आ गई होगी कि अगर अगर इसमें इनर जॉइन में कोई क्वेश्चन है पूछ लें। अगर इनर जॉइन समझ आ गया ना तो लेफ्ट आउटर जॉइन या राइट आउटर जॉइन उसमें तो मसला ही कोई नहीं है समझने का। ठीक है, अच्छा भाई, कोई सवाल नहीं है इसके बारे में, समझ आ गई है वाली चीज। चलें, अच्छा है। क्योंकि आगे वाली चीजें ना, बिल्कुल अगर ये समझ आ गई है तो आगे वाली चीजें समझना मुश्किल है। अच्छा, यहाँ पे दोबारा से देख लेते हैं। अब मैंने खाली ये ऑल मैंने इसलिए किया था ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है। ये ऑर्डर्स का टेबल और कस्टमर का टेबल ज्वाइन हो गया, लेकिन खाली वही वाली, अब ये ज्वाइन के अंदर कौन कौन सी वैल्यू आई है, खाली वही वैल्यूज आई हैं जिन ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट कस्टमर आईडी थी या जिन कस्टमर ने ऑर्डर दिया हुआ था। ठीक है, जो दोनों टेबल्स के अंदर वैल्यू कॉमन थी ना, खाली वही आई है। जो दोनों टेबल के अंदर कॉमन नहीं थी वैल्यूज, वो नहीं आई। जिस तरह कस्टमर आईडी नंबर 1 है मेरे पास, लेकिन उसने ऑर्डर नहीं किया हुआ, तो इसलिए मैं उसको ज्वाइन में नहीं लेके आ सकता। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अगर थोड़े से टेबल सिलेक्ट करने, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी, कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी। ठीक है, और क्या होगा, कस्टमर डॉट कस्टमर। ठीक है, अब ये देखें, अब ये क्या रिटर्न करेगा, कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम, सॉरी, कस्टमर आईडी नहीं है हमारे पास। इसको ऑल करके देखते हैं हम। कस्टमर आईडी है तो सही। मेरी स्पेलिंग मिस्टेक होगी कोई। सही है, ठीक है, ऑर्डर बाय सॉर्ट में वो कर रहा था। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने क्या किया कि कौन सा ऑर्डर किस कस्टमर आईडी ने किया था वो तो हमें पता था, लेकिन कौन से ऑर्डर का कस्टमर नेम क्या है वो हम किसी एक टेबल को देख के नहीं बता सकते थे।
अब यहाँ पे देखें ऑर्डर आईडी कहाँ से आ रहा है, ऑर्डर्स के टेबल में से, और कस्टमर नेम कहाँ से आ रहा है, कस्टमर के टेबल में से। तो यहाँ पे कौन सा ऑर्डर आईडी किस कस्टमर ने किया है, कस्टमर का तो पता था, कस्टमर आईडी आ रहा था मेरे पास, लेकिन कस्टमर नेम नहीं आ रहा था मेरे पास। कौन सा ऑर्डर किस कस्टमर नेम ने किया है वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, और वो हमें यहाँ पे देख के पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये है सिंपल आपका इनर जॉइन, और वो हुआ किस पे है, ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी। हमने कस्टमर आईडी दोनों टेबल में मैच की है, तो उससे ये हमें ये वाला रिजल्ट मिल गया। ठीक है, अच्छा कोई क्वेश्चन? अच्छा बस कुछ कुछ समझ आ रही है, चलें कुछ कुछ समझ आ जाए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको शायद ज्यादा समझ आ जाए। ठीक है, तो अभी हमारा इंट्रोडक्शन है, ये प्रैक्टिस करें ना आप तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा ये तो थी इनर जॉइन। अच्छा अब लेफ्ट जॉइन क्या होता है, अब लेफ्ट जॉइन बड़े मजे की चीज है। ठीक है, अब लेफ्ट जॉइन में क्या होता है, अब हमारे पास ना ये टेबल्स होते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो ऑर्डर्स का टेबल है ये लेफ्ट वाला टेबल बन गया क्योंकि ये पहले आया, और कस्टमर का टेबल राइट वाला टेबल बन गया। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो ये वाला देखें, यहाँ मैच कर रहे थे ना टेबल, तो एक टेबल लेफ्ट टेबल कह देते हैं, एक टेबल को राइट टेबल कह देते हैं। क्यूरी में जो पहले आ रहा है उसको लेफ्ट टेबल कह देते हैं, क्यूरी में जो राइट में आ रहा है उसको राइट टेबल कह देते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या काम करना है, अब मैं चाह रहा हूँ कि जनाब हम लेफ्ट ज्वाइन करें। ठीक है, अच्छा लेफ्ट ज्वाइन इसमें तो फायदा ही नहीं, क्योंकि ऑर्डर आईडी, हर ऑर्डर आईडी हमारे टेबल, हमारा टेबल ऐसा है कि हर ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट कोई कस्टमर आईडी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कस्टमर को लेफ्ट टेबल बना देता हूँ, कस्टमर्स को लेफ्ट टेबल बना देता हूँ, और ऑर्डर्स को मैं राइट टेबल बना देता हूँ। ठीक है, अब मैं रन एसक्यूएल करता हूँ। ठीक है, अब देखें क्या हुआ है, और यहाँ पे कस्टमर्स डॉट, ये भी लिख लेते हैं हम, बल्कि पहले स्टार करते हैं तो सारी चीजें नजर आ जाती हैं। इसको मैं कट करता हूँ और यहाँ पे स्टार। अब देखें, अब फर्क क्या है लेफ्ट ज्वाइन में और इनर ज्वाइन में। ठीक है, इनर ज्वाइन में खाली वो वाली वैल्यू आ रही थी जो दोनों टेबल में थी। अब इसमें लेफ्ट ज्वाइन में क्या किया है, लेफ्ट ज्वाइन में जो लेफ्ट टेबल है ना, ये एक हमारा लेफ्ट टेबल होता है, एक राइट टेबल होता है। लेफ्ट ज्वाइन में जो लेफ्ट टेबल है ना कस्टमर्स का, इसकी सारी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ये कस्टमर आईडी क्यों नल आ रही है, अच्छा ये कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी आ रही है। ठीक है, ये उस पर मैच हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे नल आ गया। खैर चलें, बाकी आप देखें कस्टमर नेम वगैरह सारा कुछ, ये आपकी सारी चीजें नजर आ रही हैं क्योंकि ये मैच हुई थी ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी। इसको अगर हम इस तरह से कर लें, कोई भी नल आ रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इस तरह से करें कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी, चलें इसको बाद में देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखें कस्टमर आईडी 1 के अगेंस्ट ये नल इसलिए आ रही है क्योंकि हमने मैच की हुई है इसी आईडी के अगेंस्ट। तो खैर, जो कस्टमर नेम था, कस्टमर कॉन्टेक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री, ठीक है, ये सारी वैल्यूज हैं। लेकिन जो ऑर्डर्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी नल है। ऑर्डर आईडी नल है, एम्प्लॉय आईडी, ऑर्डर डेट, शिपर आईडी, ये नल है क्योंकि इसने ऑर्डर ही नहीं किया हुआ। ठीक है, तो ये दूसरे टेबल में है ही नहीं, ऑर्डर्स के टेबल में है ही नहीं। ठीक है, इसलिए वो सारी वैल्यूज जो ऑर्डर के फील्ड्स हैं वो सारी नल आ रही है। लेकिन कस्टमर तो है ना, ये कस्टमर के टेबल में है, तो इसलिए कस्टमर लेफ्ट ज्वाइन की वजह से कस्टमर के टेबल में आ रही है। अगर मैं इनर ज्वाइन करता हूँ, खाली ज्वाइन भी कर देता हूँ, तो आप देखें कि अब क्या हो रहा है, अब वो वाली चीज आ ही नहीं रही। ठीक है, तो अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन करता हूँ, लेफ्ट सिंपल ज्वाइन इनर ज्वाइन होता है। ठीक है, इनर ज्वाइन करता हूँ तो खाली वो वाली वैल्यूज आएंगी जो मैच हो रही हैं। लेकिन अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन करता हूँ तो देखें हमारे पास वो वाली वैल्यूज भी आ रही हैं जो लेफ्ट टेबल में है लेकिन राइट टेबल में नहीं है। खाली ज्वाइन में कौन सी आती है, जो दोनों टेबल्स में मैच कर रही है। ठीक है, ठीक है, अब अगर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत आसान है कि इनर ज्वाइन में सारी वैल्यूज आती हैं जो मैच कर रही है। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है कि लेफ्ट टेबल की वो वाली वैल्यूज भी आ रही होती हैं जो मैच ना कर रही। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अगर अपना रिजल्ट सेट थोड़ा छोटा करें, कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी,
और क्या ऑर्डर, कस्टमर्स डॉट कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये कस्टमर आईडी आ गई, यहाँ पे मैंने अब एड्रेस से इसको कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी से किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये कस्टमर आईडी आ गई, फिर ऑर्डर आईडी आ गई, फिर कस्टमर नेम आ गया। तो यहाँ देखें कस्टमर आईडी ये इनर ज्वाइन किया ना मैंने, सॉरी लेफ्ट ज्वाइन किया। अगर मैं इनर ज्वाइन करता तो मेरे पास ये ऑर्डर आईडी ना आती, ये नल ना आता और ये कस्टमर आईडी ना आती। लेकिन क्योंकि मैंने लेफ्ट ज्वाइन किया इसका मतलब है कि लेफ्ट के टेबल के सारे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो वन कस्टमर नेम कॉन्टेक्ट नेम ये इस तरह से आ गया, ठीक है। तो इनर ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन में ये फर्क है कि लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट वाले टेबल के सारे एलिमेंट्स होंगे, और इसी तरह जो राइट ज्वाइन होगा उसमें राइट वाले टेबल के सारे एलिमेंट्स होंगे, और जो फुल आउटर ज्वाइन है उसमें क्या होगा, उसमें दोनों टेबल के सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये तीन तरह के ज्वाइंस हैं, कितने बने, चार तरह के बन गए। एक इनर ज्वाइन जिसमें खाली मैच होती हैं वही वाली एलिमेंट्स आते हैं, लेफ्ट ज्वाइन में खाली लेफ्ट टेबल के सारे आएंगे और बाकी जो मैच हो रहे हैं वो आएंगे, राइट ज्वाइन में राइट टेबल के सारे आएंगे और जो मैच हो रहे हैं वो आएंगे, और फुल आउटर ज्वाइन में जितने भी हैं लेफ्ट के सारे एलिमेंट्स और राइट के सारे एलिमेंट्स वो आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। हो गया, इसमें कोई क्वेश्चन अब सर हम MySQL सॉफ्टवेयर यूज करेंगे डेटाबेस बनाने के लिए या XAMPP? हम MySQL जो डेटाबेस बनाने के लिए हम खाली PHP भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना माई PHP माई एडमिन, मैं या तो यहाँ से डेटाबेस बना सकता हूँ या हम PHP के थ्रू भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में या हो सकता है आज ही अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो हम देखेंगे कि PHP से हमने ये डेटाबेस कैसे बनानी। MySQL यूजुअली ये जो ये सॉफ्टवेयर है PHP माई एडमिन डैशबोर्ड है, इससे ये GUI हमें प्रोवाइड करता है। तो अगर हमने किसी प्रोग्रामिंग के थ्रू बनानी है वो भी हम उसको वहां से बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब एक हम SQL फंक्शंस पे दोबारा चले जाएं। एक ग्रुप बाय की फंक्शनैलिटी रह गई थी वो हम देख लेते हैं, ठीक है। हमने कहाँ तक देख लिया था, और यहाँ से भी लेक्चर भी खोल लूँगा। SQL functions, ये ग्रुप बाय क्या है, ठीक है। अच्छा, aggregate function often need an added group by function statement. तो group by function statement is used in conjunction with aggregate function to group the result set by one or more columns. तो group by हम कब यूज करते हैं, जब एक या एक से ज्यादा कॉलम्स के की वजह से हमने रिजल्ट को ग्रुप करना हो तो उसके लिए हम ग्रुप बाय का कह लें कीवर्ड यूज करते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल देखते हैं, इसकी क्यूरी देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। है जी ग्रुप बाय, ये है जी ग्रुप बाय का, तो यहीं पर क्यूरी हम चला लेंगे इसकी। अच्छा, अब ये देखें ये क्यूरी क्या कह रही है, सिलेक्ट शिपर्स डॉट शिपर नेम काउंट ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी एज नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें दो चीजें चाहिए अपने रिजल्ट सेट के अंदर, एक शिपर्स डॉट शिपर नेम, ठीक है। शिपर्स का हमारे पास टेबल है, उसके अंदर शिपर का नेम होगा कोई, और ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी का काउंट, ठीक है, कि उस शिपर के अगेंस्ट कितने ऑर्डर्स आईडी, यूजुअली ये वाली चीज चाहिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। एक काउंट चाहिए ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी का, ठीक है, फ्रॉम ऑर्डर्स। ऑर्डर हमारा क्या हो गया, लेफ्ट वाला टेबल हो गया,
और शिपर्स क्या हो गया हमारा राइट वाला टेबल। तो सारे ऑर्डर्स आएंगे, लेकिन शिपर्स जो हैं वो वाले आएंगे खाली जो जिन्होंने ऑर्डर को मैच किया ऑन ऑर्डर्स डॉट शिपर आईडी और शिपर डॉट शिपर आईडी। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, ग्रुप बाय शिपर नेम। ठीक है, अगर मैं ग्रुप बाय शिपर नेम हटाता हूँ, पहले इसके बगैर चला के देखते हैं हम, मेरे ख्याल में स्टेटमेंट चलेगी। हाँ, एक ही काउंट आएगा सारों के अगेंस्ट। ठीक है, तो हमारे रिजल्ट सेट में क्या चाहिए था, शिपर डॉट शिपर नेम और ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी। अब ये क्यूरी करना क्या चाह रही है, ये क्यूरी ये करना चाह रही है कि किस शिपर ने कितने ऑर्डर लिए हैं। ठीक है, तो लेकिन अब ये क्या फंक्शन है, काउंट का फंक्शन है हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, अब एग्रीगेट फंक्शन खाली एक शिपर के अगेंस्ट आ गया है, तो इसका मतलब है कि ये हमें ये वाला काम नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय शिपर नेम करता हूं मैं अगर, तो यहाँ पे देखें कि किस शिपर ने, किस सप्लायर ने, किस जो भी शिपर है उसके कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, वो आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स क्वेरी है, इसको एक और मेरे ख्याल में समझ आ जानी चाहिए आपको, अगर ज्वाइन समझ आ गई है तो। अच्छा, पहले क्या किया इसने, अगर हम आहिस्ता आहिस्ता देखें, पहले इसने लेफ्ट ज्वाइन किया है, सारे के सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे और जितने भी उसके अगेंस्ट शिपर हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, वो मैच हो गया हमारे पास। अच्छा, फिर दूसरी चीज इसने क्या किया है, इसने किया है काउंट। अगर मैं ये काउंट हटा दूं ना, और इसको ग्रुप बाय को भी हटाना पड़ेगा, तो आप देखें क्या रिजल्ट आता है मेरे पास। यहाँ पे देखें ये क्या रिजल्ट आ रहा है मेरे पास, हर शिपर के अगेंस्ट जो ऑर्डर आईडी है ना वो आ रही है। ठीक है, इसको ऑर्डर बाय कर देते हैं शिपर आईडी, शिपर नेम सॉरी। ठीक है, अब ये देखें ये क्यूरी हमने ब्रेक डाउन कर लिया। अब यहाँ से ये क्यूरी क्या थी, लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट पे कौन सा टेबल है, ऑर्डर्स के, वो वाले सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे। बल्कि अगर मैं इसको लेफ्ट ज्वाइन ना करूँ, सारे ही ऑर्डर आ रहे हैं, कोई वैल्यू नल नहीं है, अगर मैं सिंपल ज्वाइन भी कर लूँ इसे, तब भी यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब मैंने इसको ऑर्डर बाय भी कर दिया है, शिपर्स डॉट शिपर नेम के शिपर नेम, जो भी शिपर नेम है उसके अगेंस्ट ऑर्डर आईडी है वो आ गई मेरे पास। तो अब हमने निकालना हो अगर कि कौन सा शिपर कितनी शिपमेंट्स कर रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मुझे हर तीन जगह, अगर मैंने एक एक का लेना है ना, तो मुझे तीन तीन वो लगानी पड़ेंगे, वेयर शिपर्स डॉट शिपर नेम इक्वल टू क्या ये फेडरल शिपिंग। ठीक है, तो ये एक आ जाएगा मेरे पास, मैंने ये तो ज्वाइन किया है ना मैंने, शिपर्स डॉट शिपर नेम, फेडरल शिपिंग की स्पेलिंग गलत होंगी। खैर, इस तरह से हमें ना सारे FDERAL है। ठीक है, अब देखें, अब ये मेरे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड 68 आ गए। पहले मैं इसका काउंट लूंगा, फिर मैं सम करूंगा दूसरे का, दूसरी जो शिपिंग है उसका काउंट लूंगा, फिर तीसरी है उसका काउंट लूंगा, और मुझे ये भी देखना पड़ेगा टोटल कितनी शिपिंग है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक ही क्यूरी से ये देखना चाहूँ कि कितने मेरे पास रिकॉर्ड आ गए हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ग्रुप बाय का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे कि मैंने अब लेना क्या है, मैंने काउंट लेना है, लेना है ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी का, कि कितने ऑर्डर्स आए हैं एक जगह पे। ठीक है, तो अब ये काउंट लूंगा मैं अगर, तो उसने टोटल काउंट मुझे दिखा दिया। लेकिन अब ये अगर मैं काउंट को
कहता हूँ कि हर शिपर नेम के अगेंस्ट उसका काउंट आ जाए, तो वो किस तरह से करेंगे हम, वो हम करेंगे ग्रुप बाय शिपर डॉट शिपर, ठीक है। तो अब हर शिपर कितने ऑर्डर शिप कर रहे हैं वो वाला काउंट हमारे पास आ गया, किसकी वजह से, ग्रुप बाय की वजह से। और ये जब हम ये एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं तो इसके साथ फिर हम ये ग्रुप बाय की कमांड यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये शायद पहली लुक में आपको मुश्किल लग रही होगी, लेकिन एक दो दफा आप गौर करेंगे ना इसके ऊपर तो ये आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। सॉरी, कमेंट का, अच्छा सर कोई एक लेक्चर हम जूम एक्सेट्रा पर कर सकते हैं, मे बी लास्ट ऑफ द कोर्स कुछ चीज़ें रिलेट नहीं हो रही, अलग अलग तो समझ आ जाती हैं लेकिन एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं होंगी, ये नहीं पता चलता, तो डायरेक्ट इंटरेक्शन में। हाँ, ऐसा करते हैं हम, क्या करते हैं हम, एक काम करते हैं कि जो फ्राइडे का लेक्चर है ना, ये फ्राइडे का, इसमें हम ये करते हैं कि हम 1 घंटा जो ये लेक्चर है स्ट्रीम यार्ड का वो ले लेंगे, फिर 1 घंटा ना हम जूम के ऊपर बात कर लेंगे, ठीक है। तो जूम के ऊपर जो भी क्यूरीज वगैरह होंगी ना वो हम उनको देख लेंगे, ठीक है। और ये आपने मुझे याद कराना है जब फ्राइडे का लेक्चर शुरू होता है ना तब साथ ही, ठीक है। क्या ख्याल है, या हम हर फ्राइडे को, मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट से कि हर फ्राइडे को जो फ्राइडे वाला लेक्चर है ना वो हम जूम पे ले लें। वैसे आप ना यहाँ पे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, अगर मैं बल्कि मैं पहले करता था लेकिन कोई आता ही नहीं था लेक्चर के अंदर, मैं इसको कॉपी करके अगर पेस्ट कर दूँ कमेंट्स में तो आप अभी भी आके बात कर सकते हैं, इंटरेक्टिव सेशन हम बना सकते हैं इसको। ये आ गया, अच्छा ये लेक्चर है हमारा, ठीक है। मैं आइंदा से ना इसको पेस्ट कर दिया करूँगा लिंक को, ठीक है। तो अभी भी आप आ सकते हैं और फिर हम, कोई भी आपका सवाल है ऑनलाइन तो मैं ले सकता हूँ, ठीक है। अच्छा कहाँ पे थे हम, अच्छा इसमें कोई क्वेश्चन समझ आ रही है ग्रुप बाय, अच्छा अब जिस तरह से ग्रुप बाय होता है, ग्रुप बाय के साथ हम हैविंग क्लॉज भी यूज कर सकते हैं। तो ग्रुप बाय हमने किस लिए यूज किया था, ग्रुप बाय हम तब यूज करते हैं जब हमने किसी एग्रीगेट फंक्शन के साथ हमने किसी और कॉलम को ग्रुप करना हो, मल्टीपल कॉलम को एग्रीगेट फंक्शन के साथ ग्रुप करना हो, तो उसके लिए हम ग्रुप बाय का एग्जांपल यूज करते हैं। अच्छा अब आ जाते हैं हम हैविंग के फंक्शन के ऊपर। तो हैविंग का फंक्शन क्या होता है, जिस तरह जो काम वेयर करता है ना वही काम हैविंग करता है, लेकिन हैविंग ये किस लिए होता है, ये करता है एग्रीगेट फंक्शन के लिए। द हैविंग क्लॉज वाज एडेड टू एसक्यूएल बिकॉज द वेयर क्लॉज कुड नॉट बी यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। तो हैविंग की हम एग्जांपल देखते हैं और फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा कोई बताएगा ये, बल्कि मुझे ही बताना पड़ेगा, कोई है ही नहीं यहाँ मेरे सामने, तो ये क्या कर रही है, स्टेटमेंट क्या कर रही है, ठीक है। इसको देखते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, अच्छा सॉरी पूरी ये है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। सिलेक्ट एम्प्लॉयज डॉट लास्ट नेम, इसका क्या मतलब है कि एम्प्लॉय के टेबल में से लास्ट नेम लेगा। काउंट ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर ऑर्डर्स के टेबल में से ऑर्डर आईडी लेगा और उसको काउंट कर देगा। फ्रॉम ऑर्डर्स ज्वाइन एम्प्लॉयज, तो ऑर्डर और एम्प्लॉयज के टेबल में ज्वाइन कर लिया इसने, ऑर्डर और एम्प्लॉयज का टेबल ज्वाइन कर लिया और उसमें से एम्प्लॉय का लास्ट नेम लिया है और ऑर्डर्स का काउंट लिया इसने, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, यूजुअली अब यहाँ से ही हमें पता चल जाता है कि क्यूरी किस लिए होगी यूजुअली, कि किस एम्प्लॉय ने कितने ऑर्डर्स लिए हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें ग्रुप बाय करना पड़ेगा, ज्वाइन कर लिया हमने एम्प्लॉयज को, ठीक है। ये तो आगे सिंपल ही है।
अच्छा, अब ग्रुप बाय क्या कर रहे हैं, लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम के ऊपर हम देखेंगे कि किस एम्प्लॉय ने कितने ऑर्डर्स लिए। और हैविंग काउंट, अब यहाँ पे देखें, अगर मैं ये वाली आखिरी वाली स्टेटमेंट ना डालूं, हैविंग काउंट ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी ग्रेटर देन 10, ठीक है। अब ये जो जिस बंदे का, जिस एम्प्लॉय का काउंट 10 से ज्यादा होगा, खाली मुझे वो वाले चीजें नजर आएंगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से, इसको चलाते हैं, ये देखें आपको, इसको हम ऑर्डर बाय भी कर देते हैं। कि हमने नंबर ऑफ रिकॉर्ड का एलियस बनाया हुआ, इसको नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 6, 11, 14 सारे 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 ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये करता हूँ, अब यहाँ पे मैंने खाली वो वाले सिलेक्ट करने हैं, खाली वो वाले नाम आए जो जिनके ऑर्डर्स जो हैं वो 10 से बड़े हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम हैविंग का क्लॉज यूज करते हैं, हैविंग काउंट ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। यहाँ पे हम ये भी यूज कर सकते हैं, या जो हमने एलियस बनाया नंबर ऑफ ऑर्डर्स ग्रेटर देन 10, वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, आपके पास खाली वो आ रहे हैं जिनका ऑर्डर 10 से बड़ा है, ठीक है। वो जो 6 वाला ऑर्डर था वो नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मैं इसको और करता हूँ कि जिनका नंबर ऑफ ऑर्डर 20 से बड़ा है, तो खाली वो आ जाएंगे जिनका ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर 20 से बड़ा है, ठीक है। तो ये अब थोड़ी सी कम्प्लेक्स क्यूरीज आ गई हैं, ये बस मजे की भी लगती हैं क्यूरीज बनाना भी। जब मैं बनाता था कुछ अर्से पहले, काफी अच्छा लगता था। ऐसे ही लगता है कि आप कोई पजल है और आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। ये दूसरी क्यूरी हम देखें इसकी। अच्छा जी, ये क्या कह रही है क्यूरी, ये थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स क्यूरी है। अच्छा, ये चल रही क्यूरी, देखने पहले ये मैंने रिपीट किया हुआ है। अच्छा, ये क्यूरी क्या कह रही है, सिलेक्ट एम्प्लॉय डॉट लास्ट नेम काउंट ऑर्डर ऑर्डर आईडी, वही यहाँ तक वही क्यूरी है, वही करेगी कि हर एम्प्लॉय का ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स काउंट करेगी कितने हैं। ऑन ऑर्डर्स डॉट एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी वेरी लास्ट नेम इक्वल टू दिस और लास्ट नेम इक्वल टू दिस, ठीक है। ग्रुप बाय लास्ट नेम हैविंग ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी इज ग्रेटर देन 25, ठीक है। तो इस बंदे ने भी ऑर्डर कंप्लीट किए होंगे। अगर मैं इसको बंद करके देखूं, तो यहाँ पे देखें इसके कितने ऑर्डर्स हैं, 20 ऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं 25 कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फिल्टर लगा रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास खाली वो वाली सेट है, रिजल्ट है जो 25 से बड़ा है, तो वो हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे। तो क्यूरीज आपको सारों को मिल गई हैं, ये मैंने 3-4 फाइल्स हैं, ये आपको दी हुई है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कौन सी चीज़ क्या काम करे, ठीक है। तो ये हमारा एसक्यूएल का लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर देता है। और इसके बाद जो हमने देखना है, बल्कि हम ना थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं अभी कि कल वैसे वर्डप्रेस का दिन होता है, लेकिन क्योंकि ये ख़त्म हो रहा है, ये 3 लेक्चर्स हैं आपके, तो मैं कह रहा हूँ कि इस वीक हम ये ख़त्म करते हैं, थर्सडे और फ्राइडे, हाँ 2 लेक्चर्स हो जाएंगे। ये सारा क्योंकि हम अगर अब शिफ्ट किया तो हमारी जो प्रोग्रेस है ना वो थोड़ी सी पीछे हो जाएगी। तो ये हमारा कह लें कि आखिरी लेक्चर होगा इसका, पीएचपी का। ये हम कल और परसों देख लेंगे, ठीक है। अभी मेरे पास शायद ये पड़ा हुआ हो, इसका कोड मैं आपको सेंड कर देता हूँ, देख के यहाँ पे पड़ा होगा मेरे पास, ये अभी से आप देख लें, इसी में देख लेते हैं। अच्छा ये है एसक्यूएल टेस्ट में, देख लेते हैं हम।
ठीक हो गया, लॉगिन की फाइल भी देख लूँ। अच्छा, और ये हमारी डेटाबेस की फाइल है, इसको मैं जिप करता हूँ और आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, ये जिप हो गई है। गूगल ड्राइव से भी भेजना मैंने आपको भेजना है कंप्यूटर से। ये पड़ा होगा htdocs और इसमें ये फाइल। ठीक है, तो अब इसमें हम लेक्चर में क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम PHP और MySQL को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ना, आपने सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ये मैंने ना एक डेटाबेस .SQL की फाइल जो है, ये एक डेटाबेस की फाइल है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जाना है PHP My Admin में, वहां पे आपने जाके नई डेटाबेस बनानी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये डेटाबेस बनाई है, इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी, डेटाबेस को ड्रॉप करता हूँ मैं। ऑपरेशंस ऑपरेशंस और उसमें से यहाँ पे ड्रॉप डेटाबेस। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने जाना है यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें। ठीक है, डेटाबेस का नाम रखें, बुक्स रख लें नाम, क्योंकि मैंने कोड में बुक्स को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, क्रिएट कर लें इसको। अच्छा, अब यहाँ पे ये आपकी डेटाबेस बन गई है बुक्स की, लेकिन इसमें कोई टेबल नहीं है। आपने क्या करना है, आपने इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, आपको जो एसक्यूएल फाइल दी है चूज फाइल करें, और जो एसक्यूएल फाइल दी है मैंने आपको, ये वाली 21.sql, सॉरी classics2.sql, ये वाली आपने सेलेक्ट करनी है और गो कर देना। ठीक है, तो अब आपके पास एक क्लासिक्स का टेबल बन गया जिसके अंदर बुक्स हैं पड़ी। ठीक है, दोबारा बताया तो बुक्स का तो आप बना लेंगे ना डेटाबेस। ठीक है, फिर आपने इंपोर्ट में जाना है, इंपोर्ट के बाद चूज फाइल करनी है। चूज फाइल में ये जो एसक्यूएल की फाइल मैंने आपको सेंड की है, 21 की फाइल सेंड की है, उसमें एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये एसक्यूएल की फाइल होगी, इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और आपने गो करके इंपोर्ट कर देना। ठीक है, मैं अभी चलाऊंगा तो ये एरर देगा, क्योंकि मेरे ख्याल में कि टेबल पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो ये देखें, ये मेरे पास एक छोटी सी डेटाबेस, 5 बुक्स हैं इसमें। ठीक है, ये बुक का टाइटल है, बुक का ऑथर है, बुक की टाइप है कि किस तरह की बुक है, बुक का ईयर है, पब्लिश किस दफ़ा हुई है, और ये उसकी प्राइमरी की है ISBN। बुक के यूजुअली आप लाइब्रेरी में जाएं तो ISBN होते हैं, तो वो ये बुक का नंबर है। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास कर क्या रहा है असल में कोड। ठीक है, कहाँ पे पड़ा हुआ, ये 21 के ऊपर पड़ा हुआ। ठीक है, तो ये अब ये वाला कोड कर क्या रहा है, ये कोड यहाँ से एंटर करता है ऑथर, टाइटल, कैटेगरी, ईयर, ISBN, और ये यहाँ से ऐड रिकॉर्ड का बटन दबाऊंगा तो ये एक रिकॉर्ड ऐड कर देगा। ठीक है, अगर मैं डिलीट रिकॉर्ड का बटन दबाऊंगा तो ये रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। ठीक है, और तीसरा काम क्या कर रहा है, ये मुझे रिकॉर्ड शो भी कर रहा है। ठीक है, ये देखें, ये पूरे का पूरा रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, और यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, तो ये हम क्या काम कर रहे हैं, ये HTML में रिजल्ट दिखा रहे हैं। HTML तो आपको आती है, बूटस्ट्रैप को यूज करके आप इसको बड़े खूबसूरत तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है,
लेकिन हमारा क्या काम कर रहे हैं, हम पीएचपी के कोड के थ्रू डेटाबेस के अंदर डाटा लेके भी जा रहे हैं और डेटाबेस से डाटा फेच भी कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने थोड़े थोड़े कमेंट्स इसमें मार्क किए हुए, आप देख लीजिएगा अगर समझ आती है, नहीं तो कल इसको हम डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। ये आप करके बता दें जिस तरह से अगर आपके पास चल जाता है, कोई इशू आ रहा है तो मुझे अभी बता दें, क्योंकि कल के लेक्चर में ये आपका कोड चलना चाहिए, ये वाला। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग एंड वेयर? अच्छा, हैविंग और वेयर में क्या डिफरेंस है? वेयर का तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वेयर का हम क्या यूज करते, कहाँ यूज करते हैं। वेयर हम वहां यूज करते हैं जहां पे हमारी सिंपल सिलेक्ट की स्टेटमेंट हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट, हमने नंबर ऑफ रोज को सिलेक्ट करना हो तो हम वहां पे वेयर यूज करते हैं। लेकिन जो हमारी लेटेस्ट जो हमने वो बंद कर दी मैंने, बंद होगी, चले यहाँ पे देख लेते हैं, दोबारा खोल लेते हैं, बल्कि आखिरी जो थी किधर है, एसक्यूएल फंक्शन में होगा, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। वेयर तो हमने वहां पे यूज किया है जहां पे हमने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और ये सिंपल कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, वो वहां पे मैं वेयर यूज करूंगा, ठीक है। लेकिन जहां पे मैंने एग्रीगेट फंक्शन को, ये एग्रीगेट फंक्शन होता है ना, मल्टीपल कॉलम्स को लेता है और एक रिजल्ट सबमिट करता है मुझे। अगर वहां पे मैंने कुछ चेंज करना है तो वहां पे मैं क्या कहूंगा, वहां पे मैं हैविंग को यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये हैविंग कहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है, और वेयर कहाँ पे यूज हो रहा है, वेयर यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं वेयर को हटाता हूँ ना, वेयर के साथ वैसे हैविंग भी हटाना पड़ेगा, इसको हैविंग को भी हटा लेते हैं। यहाँ पे देखें दो नाम आएंगे मेरे पास, ठीक है। अगर मैं वेयर को भी हटा देता हूँ तो आप देखें मेरे पास काफी सारे नाम आ जाएंगे। तो वेयर क्या कर रहा है, वेयर जो कॉलम होगा ना मेरे पास, सिंपल कॉलम होगा, उसको वो कह लें कि आप कंट्रोल कर रहा होगा, उसमें से नंबर ऑफ रिकॉर्ड सिलेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें वेयर जो सिंपल कॉलम, ये लास्ट नेम क्या है, ये लास्ट नेम एम्प्लॉय डॉट लास्ट नेम है, ठीक है। यहाँ पे आ रहेगा एम्प्लॉय डॉट लास्ट नेम, ठीक है। और जो हैविंग है वो क्या कर रहा है, हैविंग जो है मेरा ये एग्रीगेट, इसको सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब इस नंबर ऑफ ऑर्डर्स में से अगर मैंने सेलेक्ट करना है कि कौन से ऑर्डर नजर आए मुझे, तो उसके लिए मैं क्या लिखता हूँ, उसके लिए मैं हैविंग का क्लॉज यूज करता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास वो वाले रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जो 25 से बड़े। तो एग्रीगेट के लिए हम हैविंग यूज करते हैं, और जो सिंपल हमारे पास कॉलम्स होते हैं उनके लिए हम वेयर यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, फाइवर के इम्प्रेशन नहीं आ रहे, अच्छा मैं इसको क्लास के बाद देख लेता हूँ, या अभी अगर मेरे पास नजर आ रहा है इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये अगर किसी का नहीं चल रहा ये डेटाबेस या ये फाइल, अगर चला के देख लें, चला के देख लें तो ठीक है, नहीं चल रहा तो मुझे बता दें। यार ये जो आपकी ये इमेज है ना, ये काफ़ी बेहतर हो सकती है मेरे हिसाब से, कि इसमें काफ़ी ज़्यादा आपने जो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया हुआ ना, वो थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। अच्छा, बाकी कीवर्ड्स देखते हैं पहले। रिस्पॉन्सिव एड, वर्डप्रेस ब्लॉग, वेबसाइट डिज़ाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट। अच्छा, टाइटल देखते हैं, आई विल डिज़ाइन दिस प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर योर बिजनेस। ये कंप्लीट फुल वेबसाइट क्रिएशन है, ठीक है, ये भी ठीक है। ये वैसे ना इम्प्रूव कर लें थोड़ा सा इसको, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, अंदर ना आपको बनी बनाई वेबसाइट का वो डाल दें, ठीक है। नीचे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन डाल दें, वो ठीक है। If you want to business globally access land, that will design eye-catching website for your business, bring potential customer and make your business more professional, ठीक है। ये एंट्री लाइन भी सही है आपकी। What will you get? WordPress setup installation, desk setup design, and section, full e-commerce on demand, short training, to edit your course, ठीक है। ये भी अच्छी चीज़ आपने डाली है डायरेक्ट। ये आपने कॉपी तो नहीं की हुई कहीं से?
हाँ, आपकी ये डिस्क्रिप्शन तो अच्छी, गिग डिस्क्रिप्शन। पैकेजेस क्या है आपके? ठीक है। अच्छा, ये इसके ना मुझे इम्प्रेशन की स्क्रीनशॉट भेजिएगा, और इसके ना आप कोशिश करें, बाकी सब कुछ आपका ठीक है बिल्कुल। आपकी जो ये गिग इमेज है ना, ये थोड़ी सी ऑड सी लग रही है। ठीक है, तो गिग इमेज चेंज कर लें, और थोड़े से आप अपने जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं वो डालें, फिर देखेंगे कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। चलिए, कल मिलते हैं। कल का लेक्चर ना मिस कीजिएगा। अगर आपको एसक्यूएल की समझ ना भी आए तो हमने बिल्कुल बेसिक सी क्यूरीज डालनी है, सिलेक्ट, इंसर्ट और डिलीट की। ठीक है, तो वो हमने एसक्यूएल मेरा पढ़ाना फर्ज था आपको, कि आपको अगर आगे कहीं जरूरत पड़ती है तो वो आपको उसमें मसला ना हो। ठीक है, तो कल का लेक्चर मिस ना कीजिएगा। कल बल्कि टाइम भी हमारा शायद ज़्यादा लगे, और अगर ये इसमें किसी का मसला आता है ना, मुझे आज स्लैक में बता दे, फाइल चलाने में, ये फाइल लेक्चर नंबर 21, तो उसको मैं देख लूँगा। ठीक है, चलें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।